हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बीएससी एईडीओ का सामान्य अध्ययन का सेट डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो सामान्य अध्ययन का सेट होगा वो सेट नंबर 5 होगा। तो सामान्य अध्ययन का इसके पहले 4 सेट आप सभी का कंप्लीट हो चुका है और सामान्य अध्ययन का टोटल इसमें 8 सेट आपका डिस्कस करना है। तो इसके बाद 3 सेट और आपको मिलेगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हम मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो सामान्य भाषा का जो भी सेट था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारा सेट आपका करवाया गया है। साथ ही साथ आप सभी को इसका पीडीएफ भी मिल जाता है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का सामान्य अध्ययन का पहला सवाल से शुरू करते हैं। तो आप लोग अपना आंसर यहाँ से कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो असत्य कथन की चयन करना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हिमाचल हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। तो पहला कथन इसमें सही है। दूसरा, बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में है कि फूलों की घाटी हिमालय क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका क्या होता है, गलत होता है। क्यों? इसलिए गलत होता है कि फूलों की घाटी हिमाचल को नहीं बल्कि उत्तराखंड में विद्यमान है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखना है, ये जो वन होते हैं वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। और सदाबहार वन की जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वो चौड़ी होती है। अगर इनके कुछ प्रमुख वन की बात किया जाए, कुछ प्रमुख पेड़ का, तो इसमें आपका महोगनी होता है, आबनूस होता है, रोजवुड होता है। तो ये सभी जो है सदाबहार वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर कि निम्न में से किस उपग्रह के चारों ओर जो है स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन का याद रखना होगा, इसमें बृहस्पति भी होगा, शनि भी होगा, अरुण भी होगा। लेकिन अगर कहा जाएगा कि किस ग्रह में सबसे जटिल वलय पाए जाते हैं, तो सबसे जो जटिल वलय पाया जाता है और वो पाया जाता है शनि ग्रह में। ठीक है। और फ्रेंड्स सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो बृहस्पति होता है सबसे बड़ा ग्रह। साथ ही साथ याद रखेंगे अरुण ग्रह के बारे में बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे किस ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है और ये आकार में तीसरा बड़ा ग्रह होता है। आकार में कैमा है तो तीसरा बड़ा ग्रह होता है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, लिखा है निम्न में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य कथन लिखा गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव से होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी बात बिल्कुल आपका करेक्ट लिखा गया है। सी में है आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो नहीं, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। आंसर इसका सी होगा, राइट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहां पर सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है, तो मैच करना है। ठीक है। तो आइए, यूरेनियम। तो यूरेनियम जो होता है इसका उत्पादक देश में आपका कनाडा आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स तांबा का जो उत्पादक देश में देखेंगे तो चिली आएगा। इसके बाद सीसा और टीना का संबंध जो है चीन से, और प्लेटिनम का किससे हो जाएगा, तो दक्षिणी अफ्रीका से हो जाएगा। तो सही आंसर इस सवाल का जो बनता है वो ऑप्शन नंबर डी बनता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन आपका 6 लिखा गया है, का पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसकी चयन करेंगे। ठीक है। तो पहला इसमें आपका लिखा गया है मालाबार तट
कर्नाटक और केरल के मध्य है, तो पहला तो आपका सुमेलित है। बट दूसरा में कोंकण तट जो दिया है गोवा और गुजरात के मध्य, जो गलत है, क्योंकि कोंकण तट जो होता है वो महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कहा जाता है, तो इसलिए दूसरा असंगत है। तीसरा लिखा है कन्नड़ मैदान गोवा से गुजरात तक स्थित है, तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। कन्नड़ आपका किससे संबंधित हो जाता है, तो कर्नाटक से, यानी आपका दूसरा और तीसरा मैच नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा है निम्न में से कौन सा ऋतु के परिवर्तन के कारण है। तो फ्रेंड्स ऋतु के परिवर्तन का कारण माना जाता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, यानी परिक्रमण काल। पृथ्वी की परिक्रमण काल के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होती है, वहीं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 रहेगा, और यहाँ पर फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया है। ए में टोरंटो जल संधि, इसका संबंध एड्रियाटिक सागर से होगा। टॉरस की जल संधि का संबंध अराफुरा सागर से, यानी कि 3 में मैच करेगा। बास्पोरस की जल संधि जो मैच करेगा वो काला सागर और मरमरा सागर से, और डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से, यानी इसका राइट आंसर जो बनता है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट रहेगा 9, और यहाँ पर देखिए लिखा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन कौन सा इसमें दिया गया है। पहला है कि कांगो या जायरी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला गलत होगा। ये मकर रेखा को नहीं बल्कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, दूसरा कथन है कि लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो यहाँ पर भी उल्टा लिखा गया है। ये लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को नहीं बल्कि मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। तीसरा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो बिल्कुल ये बात सही है, यानी सिर्फ तीसरा कथन इसमें सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे सवाल आएगा 10 नंबर सवाल। लिखा है कि किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत के चावल का कटोरा की संज्ञा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो याद रखना है कावेरी नदी, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कावेरी नदी को जानते हैं, जबकि सिर्फ आएगा दक्षिण भारत जो आपका गंगा कहलाता है वो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 11, और इसमें कहा गया कि कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स मैग्नीज आतिशबाजी का संबंध बिल्कुल सही है, मैग्नीज का फर्टिलाइजर में यूज बिल्कुल सही है, टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज बिल्कुल सही है, लेकिन तांबा का गैल्वेनीकरण ये गलत है, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन में तांबा नहीं बल्कि हम लोग जिंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा। आगे क्वेश्चन है 12, लिखा चूहे के मारने की दवा में जो रसायन प्रयोग होता है वह कौन सा है। तो इसमें 2 रसायन का यूज किया जाता है। कितना? 2, एक तो जिंक फॉस्फाइड और दूसरा पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ पर आंसर आप करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन 13 है। लिखा गया निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक इनमें से कौन सा है। तो प्राकृतिक सूचक की बात करेंगे तो लिटमस से भी किया जाएगा, हल्दी से भी होता है, वनीला से भी और लौंग से भी। ऑल उत्तर आ जाएगा, तो ऑल उत्तर डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट है 14, कहा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है। ठीक है, जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है तो इसका नियंत्रण फ्रेंड्स कशेरुक रज्जु से होता है, तो कशेरुक रज्जु इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 15, लिखा है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में अगर कमी आती है तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अगर कमी आता है तो श्वसन की गति में यहाँ पर जो प्रभाव पड़ता है वो बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा 16, लिखा गया यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग अगर शून्य है तो पदार्थ कैसे होंगे।
तो याद रखना है 16 का राइट आंसर प्रति चुंबकीय कहलाता है अगर चुंबकीय संवेग शून्य है तो। नेक्स्ट है 17, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य लिखा गया है? तो सत्य कथन देखेंगे, पहला ऑप्शन है कि विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि फंक के द्वारा 1911-12 में इसका खोज किया गया था। दूसरा है कि पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में और जॉन ई सल्क ने 1962 में अल्बर्ट साबिन के द्वारा ये खोज किया गया। तो दूसरा कथन भी सही होता है। तीसरा, चेचक से संपूर्ण शरीर का अंग प्रभावित होता है, ये भी कथन सही है, यानी तीनों कथन उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। नेक्स्ट है 18, 1000 केजी द्रव्यमान वाली रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है। ब्रेक प्रयोग करने के 10 सेकेंड के बाद यह रुकती है, तो ब्रेक बल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ब्रेक बल यानी कि फोर्स इक्वल टू एम इंटू डी वी और बटा में डी टी, यानी कि आप लिखेंगे मास इसका कितना है तो 1000 इंटू में इसका वेलोसिटी कितना दिया है तो 20 और बटा में टाइम कितना दिया है तो 10, और इसे हल कर लेना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट होगा, 1000 गुने 2 करेंगे तो आंसर इसका 2000 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। 19 में लिखा है कि दरियाई घोड़ा को निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, दरियाई घोड़ा आपका हो गया, इसके साथ साथ याद रखेंगे टारपीडो होता है, रोहू होता है, कतला होता है, ये सभी के सभी मत्स्य वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है 20, कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? फेफड़े के बीच जो विद्यमान ग्रंथि है उसे थाइमस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो थाइमस ग्रंथि कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। और ये वृद्धि हार्मोन इससे स्रावित होता है। क्या होता है? तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है 21, अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? क्या कारण है? तो कारण होता है जीव द्रव्य का संकुचन होना। तो संकुचित होने के कारण मृत्यु हो जाती है जीवाणु का। ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव द्रव्य संकुचन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, लिखा है अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कितने परमाणु होंगे? तो यहाँ पर सारे परमाणु को ऐड करना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे NH4, तो नाइट्रोजन का 1 होगा, हाइड्रोजन का 4, तो 4 1 5 और 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। तो अंदर आपका यहाँ तक जो आपका परमाणु आया है वो 10 आया है। और SO4 में देखेंगे तो 4 और S का 1, तो 4 1 5, तो 10 और 5 कितना आ जाएगा? टोटल 15 आ जाएगा। यानी सभी को सिर्फ ऐड कर देना है जितने भी आपका परमाणु दिया गया है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है 23, लिखा एक व्यक्ति की दुर्घटना में घायल हो गया, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, तो कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स एक जी के बराबर आता है कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? सर्वदाता रक्त समूह जो होता है वो ए निगेटिव होता है। कौन सा? ए निगेटिव। यानी उस समय आप ओ निगेटिव, ओ निगेटिव वाले को आप डायरेक्ट आप सलाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आंसर इसका डी करना होगा। ठीक है। आगे बताइए 24, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल याद रखेंगे, आप गहरी सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, दोनों ही स्थिति में तराजू की रीडिंग जो है वो घटती है। क्या होता है? तो घटता है। आंसर ए होगा। नेक्स्ट 25 है, लिखा है प्रतिरोध आर का वैल्यू ज्ञात करिए जिसमें परिपथ का धारा और विभवांतर दिया गया है। तो आर इक्वल टू होता है V बटा आई, यानी कि विभवांतर आपका कितना दिया गया है? तो 12 दिया है, और बटा में करंट का वैल्यू 10 दिया है। 12 बटा 10 करेंगे तो 1.2 आएगा।
तो 1.2 ओम इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे 26, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा अगर प्रतीत होता है तो संभवतः वह दर्पण कौन सा होता है। तो अगर सदैव आपका सीधा प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है तो ऑप्शन से या तो समतल हो सकता है या फिर उत्तल हो सकता है। इसका आंसर डी राइट होगा। आगे 27 में लिखा है गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है। गैसोहॉल, तो फ्रेंड्स गैसोहॉल जो होता है वो इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण होता है। आप डायरेक्ट आंसर इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है 28 का बेकिंग सोडा तैयार करने में किस कच्चे पदार्थ का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स अमोनिया का, जल का, सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर आपका करना होगा सी। ठीक है, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा गया निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार इनमें से मार्चेंटिया होता है। मार्चेंटिया उत्तर डी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 30, लिखा है पीएच में पी का और एच का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो 30 में याद रखेंगे पी फॉर पोटेंज और एच फॉर हाइड्रोजन, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, और पीएच स्केल जो होता है इसमें 0 से 14 तक अंकित होता है। तो 7 से कम वाले को अम्लीय और 7 से अधिक वाले को क्षारीय कहा जाता है। और पीएच स्केल का खोज कौन किया था, तो सोरेनसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। ठीक है, आगे आपका 31 है जहाँ पर सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। सातवाहन वंश का संबंध जो होगा वो सिमुक से, संस्थापक कौन था, सिमुक। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव। वाकाटक राजवंश का देखेंगे तो विंध्य शक्ति, और पल्लव वंश का शिव विष्णु। तो सही आंसर जो इस सवाल का होगा वो ऑप्शन ए करना होगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 लिखा है गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध किससे है। तो इनका संबंध सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय से होता है, याद रखेंगे। ठीक है, खुद्दक निकाय से। नेक्स्ट रहेगा 33 और यहाँ पर सूची 1 और सूची 2। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, कई बार डिस्कस किए। 1664 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होता है। वहीं स्वीडिश का स्थापना जो है 1731 में और डेनिश का 1616 में। यानी इसका राइट आंसर जो आपका करना है वो ऑप्शन बी करना है इसमें। ठीक है, आइए सवाल नंबर नेक्स्ट है 34 और एक बार फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। एक तरफ मुगल कालीन साहित्य है तो दूसरे तरफ कौन है, लेखक हैं। तो शाहजहांनामा जो है इसके लेखक इनायत खान हैं। कौन है, इनायत खान। हुमायूं नामा के लेखक याद रखेंगे गुलबदन बेगम। तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद। और नुक्स दिलखुशा का संबंध भीमसेन से। सही आंसर इसका कौन सा होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। आगे 35 है 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ था। 35 का आंसर सी याद रखेंगे, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट है भारत सचिव पद निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा जो है वो सृजित किया गया था। भारत सचिव, तो फ्रेंड्स 1858 का एक्ट आया था, उसके द्वारा भारत के प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था और लंदन से भारतीय मामलों की देखरेख के लिए भारत के लिए राज सचिव का कार्यालय स्थापित किया गया था। तो आंसर इसका सी होगा, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट है 37, लिखा कृषि उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो कृषि कार्य जो प्रारंभ हुआ था वो आपका नवपाषाण काल में। किसने, तो नवपाषाण काल में। वहीं पर पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। सबसे बड़ा जो खोज हुआ था पूरा पाषाण काल में वो है आग की खोज। नेक्स्ट है 38, सम्राट अशोक ने निम्न में से अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। तो 38 का आंसर होता है द्वितीय बृहत शिलालेख।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 39, लिखा है सौंदरानंद बुद्धचरित तथा सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों के रचनाकार किस शासक के आश्रित राजकवि थे। 39 का आंसर, 39 का राइट आंसर याद रखना होगा कनिष्क। ठीक है, कनिष्क इसका राइट आंसर होगा। और कनिष्क आया है तो एक क्वेश्चन आप सभी का बनता है कि कनिष्क के समय में कैमी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वो कश्मीर में किया गया था, कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 40, जहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो किसने कौन सा उपाधि धारण किया था ये बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अशोक महान ने प्रियदर्शी का, समुद्रगुप्त के द्वारा परक्रमांक का, और स्कंदगुप्त ने करमदित्य का उपाधि धारण किया था। तो आप इसका ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स तो राइट आंसर सी करना होगा। ठीक है, आगे आपका 41 लिखा, राजनीतिक आर्थिक भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपद में शक्तिशाली महाजनपद बताइए कौन सी है। तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद हुआ करता था वो है मगध। कौन सा है, तो मगध है। इसकी राजधानी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह या गिरिव्रज हुआ करता था, और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। वर्तमान में देखा जाए तो पटना और गया जी के क्षेत्र में मगध का विस्तार मिलता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि मगध की चर्चा किस वेद में देखने को मिलता है सर्वप्रथम, तो वो आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में इसकी चर्चा मिलती है पहली बार। ठीक है, आगे 42, पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज का उदय हुआ। यह स्थानीय राज निम्न में से कौन है। तो फ्रेंड्स 42 का आंसर याद रखेंगे चेर वंश। कौन सा है, तो चेर वंश। और इसका जो मुख्यालय हुआ करता था वो आज का जो भोजपुर है उसी क्षेत्र में, भोजपुर क्षेत्र में इसका मुख्यालय हुआ करता था। नेक्स्ट है 43, जहां पर आप सभी के लिए फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया है। तो पहला है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी भी स्थापना जो है वो 1875 में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1883 में किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसके बाद फ्रेंड्स फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार आपका सुमेलित होता है और सही आंसर जो मिलेगा आपका ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है 44, लिखा है 20वीं सदी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख कारण बताइए क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था कि शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव दोनों था। आंसर ए करेंगे। नेक्स्ट है स्वदेशी एवं बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाया गया था। तो फ्रेंड्स जब बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा तो उसी के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। आंसर हो जाएगा बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। आगे बताइएगा 46 से क्वेश्चन लिखा है कि अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका प्रकाशन याद रखेंगे सन 1912 में उर्दू भाषा में किया गया था, लेकिन प्रेस अधिनियम के तहत 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसका राइट आंसर ए होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र भी होगा, कर्नाटक और मध्य भारत तीनों उत्तर होंगे। आंसर इसका डी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 48, लिखा निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखेंगे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सूर्य सेन। कौन था, तो सूर्य सेन के द्वारा
ठीक है। चटगांव में एक राष्ट्रीय विद्यालय के ये शिक्षक थे और इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? तो मास्टर दा के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। और चटगांव शस्त्रागार पर हमला करने में इनका प्रमुख योगदान था। तो सही आंसर इसका बी होगा, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। नेक्स्ट होगा 49। निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था? ठीक है। तो ये किया गया था नागपुर अधिवेशन में। कहाँ पर? नागपुर अधिवेशन। और यह अधिवेशन जो हुआ था 1920 में। कब किया गया था? तो 1920 में आयोजित हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो किया गया था विजय राघवाचारी के द्वारा। विजय राघवाचारी के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसी सम्मेलन में जो है सदस्यता की जो ग्रहण करने की न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष किया गया था। सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष इसी अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है 50। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब किया गया था? तो इसकी स्थापना सन 1861 में होता है। 1861 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है। लिखा निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और बताइए इनमें सही कथन कौन सा इसमें होगा। पहला है कि संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। तो बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा, इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया। ये भी सही है। तो दोनों कथन राइट है, इसलिए ऑप्शन सी करेंगे। नेक्स्ट होगा 52। लिखा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की व्यवस्था का सही क्रम बताइए, इनमें कौन सा लिखा गया है? तो इनमें से आप देखेंगे सही क्रम। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समानता का अधिकार आता है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही सीक्वेंस ऑप्शन डी में है। ठीक है। नेक्स्ट है 53। लिखा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? ठीक है। तो याद रखना है, संविधान का आर्टिकल 121 कहता है, 120 का 1 कहता है कि कोई सांसद अगर हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है तब उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की आज्ञा देता है। तो सही आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 54। निम्नलिखित में राष्ट्रपतियों पर विचार करिए और उनके पदासीन होने का सही क्रम बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन बनते हैं 1967 में। दूसरे नंबर पर आते हैं बीबी गिरी, और बीबी गिरी बनते हैं कब? तो याद रखेंगे 1969 में। तीसरे स्थान पर इसमें आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में। और इनमें सबसे अंत में आते हैं नीलम संजीव रेड्डी 1977 में। तो सही सीक्वेंस जो इसका बनता है वो ऑप्शन डी बनता है। नेक्स्ट रहेगा 55। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो नीति निदेशक तत्व भी लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली भी लिया गया है और राज्यसभा के नामांकन का जो प्रक्रिया है वो भी। तो ऑल उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव के सुधार से संबंधित है? ठीक है। तो चुनाव के सुधार से संबंधित इनमें कौन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, याद रखना होगा दिनेश गोस्वामी समिति, इसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति। यानी कि 1, 2, 3 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। कहा गया है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें से सत्य कथन बताइए कौन सा है। पहला है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है।
और सी में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपका बी और सी जो कथन है वो सही है, लेकिन ए कथन गलत है। गलत इसलिए है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उसी सदन का सदस्य होता है, जो गलत है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। भले ही ये अध्यक्षता करते हैं बट राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होते हैं। आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट है 58, लिखा प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य। तो प्रांतों से सभा के जो सदस्य थे वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 59 में, लिखा है कि ग्राम सभा के बारे में असत्य कथन बताइए, इनमें से क्या है। पहला है कि यह पंचायती राज के अधीन बड़ी सभा होती है। पहला कथन सही है। दूसरा है कि ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा, ग्राम सभा की बैठक के बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी सही है, यानी कोई भी इसमें असत्य कथन नहीं है। इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट है 60, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स ऐसा है, अगर एक राज्य एक चुनाव अगर लागू किया जाता है तो आपको आर्टिकल 83 में भी, 172 में भी और 356 में भी आपको सुधार करने की ज़रूरत पड़ता है। इसलिए आंसर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, कहा गया इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित है बताना है। तो ये तीनों, सभी तीनों के तीनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट है 62, क्वेश्चन दिया है आधुनिकीकरण में इनमें से क्या शामिल होता है। तो याद रखना है, इनमें नवीन प्रौद्योगिकी और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये दोनों शामिल होता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा जो त्याग है वो क्या कहलाता है। तो सरकार द्वारा जो त्याग है उसे निजीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है UNCED का पूर्ण रूप बताइए क्या है। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। नेक्स्ट, लिखा सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है 65 में। तो फ्रेंड्स इसमें वस्तु और सेवाओं का अंतिम व्यय होता है शामिल, सरकार का व्यय शामिल होता है, सकल पूंजी निर्माण शामिल होता है, लेकिन किसी देश के नागरिक द्वारा विदेश में अर्जित आय शामिल नहीं होता है। आंसर इसका सी होगा। ठीक है, आगे आते हैं 66 में। लिखा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत सन 2000 में किया गया था, सन 2000 ईस्वी में। और पंचवर्षीय योजना देखेंगे तो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ना। इसके बाद 67 में दिया है निम्न में से विचार करना है। तो बेरोजगारी का यह प्रकार देश की आर्थिक संरचना से संबंधित है। दूसरा, कौशल के बेमेल होने के कारण भी इस प्रकार की बेरोजगारी होती है और इस प्रकार की बेरोजगारी दीर्घकालिक होती है। और इनमें से बेरोजगारी को कौन इंगित करता है, इसका आंसर करना है 67 में। 67 का आंसर ए करना होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट रहेगा 68, क्वेश्चन है नीति आयोग के गठन 2015 से पहले भारत के कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल ये आपका पूछा गया है। तो फ्रेंड्स जब नीति आयोग बना था उससे पहले टोटल 12 पंचवर्षीय योजना पूर्ण हो चुकी थी, जिसमें अंतिम पंचवर्षीय योजना आपका जो था वो 2012 से 17 तक के लिए, 2012 से 17 तक के लिए। ठीक है, तो इस योजना आयोग को हटाकर 2015 में नीति आयोग को लाया गया, जिसे थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में
गांधी जी की जान बचाई थी? तो गांधी जी की जान बचाने का काम बतख मियाँ के द्वारा किया गया था, क्योंकि बतख मियाँ ने अंग्रेज नील बगान अधिकारी का रसोइया था। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान खाद्य विषाक्त द्वारा गांधी जी की हत्या का प्रयास किया था, जिसमें बतख मियाँ ने उनकी जान बचाई थी। नेक्स्ट है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है वो कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सम्मेलन हजारीबाग में होता है। कहाँ पे? हजारीबाग में। और कब होता है? तो 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है 71। लिखा है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो प्रथम राज्यपाल कई बार डिस्कस किया, जयराम दास दौलत राम। वहीं प्रथम अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे सीएम का, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। साथ ही याद रखेंगे कि जयराम दास दौलत राम भारत के दूसरे नंबर के कृषि मंत्री भी बने हैं। दूसरे नंबर के कृषि मंत्री भी बने थे। नेक्स्ट है कि 1857 में बिहार हेराल्ड आरंभ जो है वो किसने किया था? ठीक है, तो इसका आंसर याद रखना है, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। और इसका प्रकाशन जो किया गया था 1875 में। कब होता है? तो 1875 में। नेक्स्ट है 73 में। लिखा है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये बताइए। तो फ्रेंड्स, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, गंगा के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व में कर्म बताइए कौन सा होगा? तो पश्चिम से पूर्व में अगर कर्म देखना है तो इसमें आपका रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती होगा। ऑप्शन बी करेंगे। नेक्स्ट सवाल है 75। लिखा है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो पहाड़ी आपका है वो गया जी में है। कहाँ पर? गया जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो 76 का आंसर होता है उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, लिखा है, निम्न में से असत्य कथन बताइए, इनमें कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे तो ऑप्शन डी में लिखा है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है। यही कथन गलत है, क्योंकि इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में माना जाता है। कहाँ पर? तो तिब्बत क्षेत्र में। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 78। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्न में से भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? 78 के लिए राइट आंसर पूछा गया है, तो आंसर करेंगे दक्षिण के पहाड़ी भाग। नेक्स्ट है 79। लिखा है, बिहार नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो कब प्रदान किया गया था? तो 50% आरक्षण सन 2007 ईस्वी में। कब? 2007 में। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न है कि एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल को कार्यभार सौंपा जा सकता है, और ये होता है आर्टिकल 153 के तहत। किसके तहत? तो 153 के तहत। नेक्स्ट है, लिखा है, फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ स्थापित किया है? आंसर होता है हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि भारत के 15वें राष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में कितने वोट मिला था? तो याद रखेंगे कि पक्ष में 452 वोट पड़ा था। वहीं विपक्ष में अगर ये पूछा जाए, विपक्ष में तो 300 वोट प्राप्त हुआ था बी सुदर्शन रेड्डी को। बी सुदर्शन रेड्डी को। नेक्स्ट है, लिखा है, निम्न में से कौन सा साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 का विजेता है? इनमें तो 2025 का विजेता इसमें है लास्जो क्रास्नाइस्काई। नेक्स्ट है 84। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो कौन जीता है? 84 के लिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होता है, बी तथा सी दोनों, यानी शाहरुख खान और विक्रांत मौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85।
लिखा है भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। वह किस भाषा में लिखी गई है? 85 का आंसर सी होता है कन्नड़। चलिए इधर करंट अफेयर्स का सवाल है सारा का सारा। संघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आयोजन होता है तियानजिन, चीन में। नेक्स्ट है चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इनमें से सही कथन बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन ये तीनों के तीनों सही कथन हैं। इसका आंसर सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न 89, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका आयोजन जो है वो मंगोलिया में किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है 90, प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य, कनाडा के अतिरिक्त और किस देश में गए हैं? तो 90 का आंसर बी होगा, क्रोएशिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य में बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? तो 91 का ऑप्शन बी होता है, मिजोरम। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित कथन में विचार करिए और बताइए इनमें से सही कथन कौन सा है। तो 92 का केवल 2 यानी केवल दूसरा कथन सही होता है। चलिए सवाल नंबर फ्रेंड्स नेक्स्ट रहेगा और आपका सवाल यहाँ से 93 से करना है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 94, लिखा है 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के संस्मरण में मनाया जाता है? 94 का आंसर बी होता है, संथाल विद्रोह के, और यह विद्रोह जो है 1855 में किया गया था, सन 1855 में। नेक्स्ट 95 है कि बिहार सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इनमें से असत्य कथन आपका डी होगा, बिहार से खसरा रुबेला को खत्म करने का लक्ष्य जो 2025 रखा गया है वो यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट 96 है कि किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो किया जाएगा लॉस एंजिल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कब होगा? तो वर्ष 2028 में। कब होगा? वर्ष 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है 97, लिखा वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन के बारे में बताइए कौन सा है? 97 का आंसर याद रखना है, उपरोक्त में से सभी होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट सवाल है कि लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहां पर किया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट 99 है कि बिहार में रामसर स्थल की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या यहाँ पर 6 है। कितना? 6, जिसमें आपका कांवर झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी, गोकुल जलाशय, उदयपुर और गोगाबिल है। और आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से कौन रेल संपर्क पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है? 100 का आंसर डी होता आइजॉल। तो फ्रेंड्स ये थे आज के बीपीएससी एईडीओ का जीके जीएस का पूरा प्रैक्टिस सेट जो समाप्त होता है। तो अभी आपका जीके जीएस का जो शेष प्रैक्टिस सेट है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आपका मैथ का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है।